जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मैनेजमेंट ट्यूब। मेरा नाम कलीम है। आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है, आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप क्वार्टरली विदहोल्डिंग स्टेटमेंट रिटर्न कैसे सबमिट कर सकते हो। क्वार्टरली विदहोल्डिंग स्टेटमेंट रिटर्न कैसे आप जमा कर सकते हैं, मतलब जैसे कि सबमिशन होती है, जैसे कि आप कोई भी रिटर्न सबमिट करते हैं, वैसे ही आज हम इस चीज को देखेंगे। बेसिकली क्वार्टरली विदहोल्डिंग स्टेटमेंट के हवाले से मैं एक सीरीज ऑफ वीडियो लेके चल रहा हूँ। इससे पहले हमने जो है ना दो वीडियोज में ये डिस्कस किया था। पहली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि क्वार्टरली विदहोल्डिंग स्टेटमेंट है क्या, और जो है एक ही फाइनेंशियल ईयर में कितने क्वार्टर आते हैं, और जो है उनका ड्यूरेशन कब से कब तक है, और हर एक क्वार्टर की जब डेडलाइन, सॉरी, जो भी क्वार्टर है उसकी ड्यूरेशन कितनी है, और उसकी जो ड्यू डेट है रिटर्न सबमिट करने की वो क्या है, वो आज भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ताकि हर एक वीडियो में हम उसको रिवाइज करें। और उसके अलावा दूसरी वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि क्वार्टरली विदहोल्डिंग स्टेटमेंट रिटर्न अगर नील हो, मतलब किसी एक क्वार्टर में आपने कोई विदहोल्डिंग नहीं की, तो आप नील क्वार्टरली विदहोल्डिंग स्टेटमेंट कैसे जो है ना सबमिट कर सकते हैं। तो आज तीसरी वीडियो है, इसमें हम ये देखेंगे कि अगर आपकी विदहोल्डिंग हो तो आप किसी भी एक क्वार्टर में विदहोल्डिंग स्टेटमेंट कैसे सबमिट कर सकते हैं। ओके, तो कहने का मतलब यह है कि आज मैं आपको कंप्लीटली एक विदहोल्डिंग स्टेटमेंट सबमिट करके दिखाऊंगा। इससे पहले हम इस चीज को अगेन अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कोई भी एक भी फाइनेंशियल ईयर हो, कोई भी फाइनेंशियल ईयर हो, जो है ना उसमें 3 क्वार्टर्स होते हैं ओवरऑल। ओके, अब फॉर एग्जांपल जो इस वक्त जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो यकम जुलाई 2024 से 30 जून 2025 है, क्योंकि 2025 अभी भी ऑन गोइंग है, 2025 चल रहा है। आज अगर मैं बात करूं, आज 12 मार्च 2025 है। ओके, तो एक क्वार्टर में कितने जो है ना, सॉरी, एक ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में, मतलब माली साल में कितने जो है ना क्वार्टर होते हैं? ऑब्वियसली 4 क्वार्टर होते हैं। एक क्वार्टर जो है ना 3 महीने का होता है। फर्स्ट क्वार्टर जो है हमारा वो जुलाई से शुरू होता है, यकम जुलाई से शुरू होता है और सितंबर के लास्ट डे को जाके एंड होता है। दूसरा जो क्वार्टर होता है वो यकम अक्टूबर को शुरू होता है और जो है ना 31 दिसंबर को जाके एंड होता है। तीसरा जो हमारे पास क्वार्टर है वो यकम जनवरी से शुरू होता है और 30 मार्च को जाके एंड होता है। और जो अगला क्वार्टर होता है वो यकम अप्रैल को शुरू होता है और जो है ना अगले जून के, मतलब 25 को जाके खत्म होता है। और एक चीज अगेन मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो भी क्वार्टर एंड होता है, जिस भी मंथ में जिस भी मंथ में एंड हो रहा है, उससे अगले महीने की 20 तारीख को उसकी डेडलाइन होती है सबमिट करने की। ओके, लेकिन आप इसको जब भी सबमिट करें कोई मसला नहीं है। वैसे एक डेडलाइन है, आप इनको विद इन टाइम अगर आप जमा कर सकते हैं तो गुड है, अगर नहीं कर सकते तो कोई इशू नहीं है। आज भी इस वक्त जो मैं क्वार्टरली स्टेटमेंट सबमिट करने जा रहा हूँ, इसकी जो लास्ट डेट थी हमारे पास वो 20 जनवरी थी, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि हमारे पास 12 मार्च है, मतलब 20 जनवरी 2025 इसकी डेडलाइन थी, लेकिन अभी मैं आज 12 मार्च को ये विदहोल्डिंग स्टेटमेंट रिटर्न सेकंड क्वार्टर का जमा करने जा रहा हूँ। लेकिन ये जो तीसरा और चौथा जो है ना क्वार्टर है हमारे पास, ये मैंने रेड किए हुए हैं, क्योंकि ये क्वार्टर जो है ना तीसरा ये ऑनगोइंग है और चौथा जो है ना अभी तक शुरू नहीं हुआ। तो होपफुली जो नेक्स्ट जो क्वार्टर स्टेटमेंट्स होंगी क्वार्टरली, उनको मैं विद इन टाइम सबमिट करूंगा। ये तो जस्ट एक ओवरव्यू थी कि मैं आप लोगों को बता सकूं ये क्या है क्या नहीं है। तो अभी हम क्वार्टरली विदहोल्डिंग स्टेटमेंट रिटर्न की तरफ जाएंगे कि हम इसको कैसे सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, अच्छा जी, इसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्वार्टरली विदहोल्डिंग स्टेटमेंट सबमिट करने के लिए आपने एफबीआर आईआरएस पोर्टल को एक्सेस करना है, लॉगिन करना है, जो कि मैं सब कर चुका हूँ। उसके बाद जो क्वार्टरली विदहोल्डिंग स्टेटमेंट का फॉर्म है हमने वो ओपन करना है। क्वार्टरली विदहोल्डिंग स्टेटमेंट का जो फॉर्म है जो ना, उसको हम दो तरीकों से एक्सेस कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि जैसे आप एफबीआर आईआरएस पोर्टल को लॉगिन करेंगे, यहाँ हमारे पास क्रिएट योर ई पेमेंट्स के साथ एक ऑप्शन है फाइल योर विदहोल्डिंग स्टेटमेंट, हम यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके, और दूसरा जो तरीका है, हम जहाँ जो ऊपर वाले बार में हमारे पास एक ऑप्शन है विदहोल्डिंग एडवांस टैक्स, यहाँ से भी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो दोनों तरीके मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहली बात तो यह है कि जहाँ फाइल योर विदहोल्डिंग स्टेटमेंट जो है ना, इस पे आप जैसे ही कर्सर लेके जाएंगे तो इसका मेन्यू चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे सकते हैं ऊपर ऊपर हमारे पास एक ऑप्शन है 165 क्वार्टरली विदहोल्डिंग ओरिजिनल, तो आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे जो 165 क्वार्टरली विदहोल्डिंग ओरिजिनल का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। इसके लिए आपने क्या करना है, जो टैक्स पीरियड है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। ओके, और जो दूसरा तरीका हमारे पास है वो यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन है विदहोल्डिंग एडवांस टैक्स, आप इस पे क्लिक करेंगे। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन है, वो हम ढूंढेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि सॉरी, यहाँ हमारे पास ऑप्शन है 165 क्वार्टरली विद होल्डिंग ओरिजिनल। ओके, और सेंस चित्र के जो है ना बाकी भी है, मंथली भी है, एनुअल भी है, लेकिन हमेशा ये याद रखें मंथली विद होल्डिंग स्टेटमेंट आप सबमिट करें या नहीं करें, बाई एनुअल एनुअल आप करें नहीं करें, जो क्वार्टरली विद होल्डिंग स्टेटमेंट रिटर्न है उसको सबमिट करना लाजमी है। मैं आप लोगों को बेसिकली ये रिकमेंड करूंगा कि हमेशा आप
क्वार्टरली विदहोल्डिंग स्टेटमेंट रिटर्न भी सबमिट किया करें और इसके अलावा एनुअल विदहोल्डिंग स्टेटमेंट रिटर्न भी सबमिट किया करें। ये दोनों चीजें आप जो ना लाजमी करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आपको नोटिस आना ही आना है, चाहे आपकी विदहोल्डिंग हैं चाहे नहीं है, क्योंकि विदहोल्डिंग स्टेटमेंट रिटर्न सबमिट करना कंपलसरी या लाजमी है। तो आप इट्स अप टू यू कि आप क्वार्टरली विदहोल्डिंग स्टेटमेंट रिटर्न जब सबमिट करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से इसको एक्सेस करें या यहाँ से करें, सेम है। ओके, जो भी आप ऑप्शन आपके लिए सूटेबल हो। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ हमारे पास जो है ना जो ऑप्शन है क्वार्टरली विदहोल्डिंग ओरिजिनल, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या करना है, आप मुझे जो है ना जो टैक्स पीरियड है वो सिलेक्ट करना है। ओके, तो टैक्स पीरियड में यहाँ पे 2025 करूंगा। यहाँ हम पहले पर इसमें देखेंगे कि अभी जो हमारा ड्यूरेशन है वो कब से कब शुरू हो रहा है। ये अक्टूबर से दिसंबर 2024 है। ओके, तो यकम अक्टूबर 2024 से दिसंबर तक है। तो मैं ये यहाँ से ढूंढूंगा तो 2025 मैंने एंटर किया। ओके, लेकिन ये यकम अक्टूबर 2024 से दिसंबर तक है, ये है हमारे पास। ओके, यकम अक्टूबर 2024 से दिसंबर 2024, यहाँ मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं। ओके, अभी जो हम विदहोल्डिंग स्टेटमेंट सबमिट करने जा रहे हैं इसकी करने जा रहे हैं। ओके, यकम अक्टूबर 2024 से 30 दिसंबर 2024 है। ओके, और इसकी डेडलाइन 20 जनवरी थी, लेकिन हम मार्च में जाके सबमिट कर रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है, आप लेट भी सबमिट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ जो है ना इसको मैं खत्म कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ जो राइट ड्यूरेशन है हम वो सेलेक्ट करेंगे, वो हमारे पास क्या है, यकम अक्टूबर से दिसंबर 2024। अगेन मैं इसको फास्ट फेंकता हूँ, यकम अक्टूबर से दिसंबर 2024। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे जो फॉर्म है हमारे पास ओपन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं कि टैक्स पीरियड सिलेक्ट हो गया है। अगेन इसको वेरीफाई करना है, यकम अक्टूबर से 31 दिसंबर 2024 तक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, कंटिन्यू का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जिस फॉर्म को हमने ओपन किया वो ओपन हो चुका है। 165 वन स्टेटमेंट ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स फाइल्ड वॉलंटियरली, ताकि ये हमारे पास ओपन हो चुका है। ये याद रखें, चाहे आपका सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है, एओपी फर्म है, या जो ना कोई भी फर्म है आपका, या एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो विदहोल्डिंग स्टेटमेंट सबमिट करने का जो तरीकाकार है वो सेम एज इट है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई फर्क नहीं है, मतलब सेम तरीके से आप जो है ना इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। ओके, तो यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, टैक्स पीरियड को अगेन वेरीफाई करना है। जो टैक्स पीरियड आपने गलत तो सिलेक्ट नहीं किया, तो आप देख सकते हैं कि ये अगेन यकम अक्टूबर से 31 दिसंबर 2024 तक है, तो वेल एंड गुड है। अब इससे पहले फिर ये जो फॉर्म है इसको आप ओपन करने के बाद क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, हम जाके जो है ना एफबीआर के रिकॉर्ड में चेक करेंगे कि ओवरऑल जो हमने विद होल्डिंग्स की हैं, जो कि मेरे पास फिजिकली भी अवेलेबल है, यहाँ पे आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा हम ऑनलाइन भी देखेंगे कि एफबीआर के रिकॉर्ड के मुताबिक हमने कौन कौन सी विद होल्डिंग्स की हैं। ये चीज देखना आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा अहम है। तो हम चलते हैं चेक करते हैं कि एफबीआर के रिकॉर्ड में हमारे पास कितनी विद होल्डिंग्स हैं और कहाँ कहाँ है और क्या क्या है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अगेन इसको सेव करेंगे और जो है इस टैब को हम ओपन सॉरी क्लोज कर देंगे। ओके, सेव करने के बाद हम इस टैब को क्लोज कर देंगे। ओके, यस। अच्छा जी, मुतलका टैब को क्लोज करने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपका आईआरएस पोर्टल है, जहाँ हमारे पास एक ऑप्शन है MIS, आप इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास फर्दर टैब ओपन हो जाएगा। इस पे लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन सेंटर। उसके बाद आपने क्या करना है, इन्फॉर्मेशन सेंटर पे क्लिक करना है। ओके, इन्फॉर्मेशन सेंटर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास जहाँ इन्फॉर्मेशन सेंटर के नाम से एक जो है टैब ओपन हो जाएगा। इसमें आपके काफी सारे जो है टैब्स हैं फर्दर, जैसे कि फॉरेन एसेट्स आपने चेक करने हैं कि आपका कोई फॉरेन एसेट्स तो नहीं है एफबीआर के रिकॉर्ड में, फॉरेन करेंसी है, ओके, डोमेस्टिक एसेट्स हैं, ई हियरिंग्स हैं अगर आपको कोई नोटिस वगैरह आए हैं, और इसके अलावा पेमेंट डिटेल है। इसके बाद आपने क्या करना है, जो पेमेंट डिटेल्स का ऑप्शन है ना, आपने इस पर क्लिक करना है। पेमेंट डिटेल्स के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो फर्दर हमारे पास एक टैब ओपन हो जाएगा। ओके, इस टैब में यहाँ आप देख सकते हैं कि काफी जो है ना काफी सारे टैब्स हैं हमारे पास। यहाँ आपको अपना एनटीएन नंबर या अपना सीएनएससी नंबर नजर आ रहा होगा। ओके, यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास कोई जो है ना इस वक्त डिटेल्स शो नहीं हो रहे, लेकिन ये डिटेल्स में उस वक्त शो होंगे जब हम ना यहाँ से कोई डेट सेलेक्ट करेंगे कि एफबीआर के रिकॉर्ड में फलाने तारीख से लेकर फलाने तारीख तक जो है ना हमारी कितनी जो है ना विद होल्डिंग्स हैं या पेमेंट्स के जो डिटेल्स हैं वो हमने चेक करने हैं। तो यहाँ जो हमारा जो भी पीरियड है क्वार्टरली विद होल्डिंग रिटर्न का जो है ना वो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, जो कि है यकम अक्टूबर 2024 से। देखिए पेमेंट डेट फराम, तो फराम से यहाँ सबसे पहले आपने क्या करना है, इस पे आने के बाद जो पेमेंट डिटेल्स है ना, पेमेंट डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। पेमेंट डिटेल्स वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, पेमेंट डेट फराम, फराम में मैं करूंगा यकम अक्टूबर 2024।
ओके, यकम अक्टूबर, ओके, यकम अक्टूबर 2024, ओके। और जो हमारा लास्ट डेट है इसका कब है, वो है 31 दिसंबर 2024, ओके, 2024 31 दिसंबर, ओके। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो भी क्वार्टरली विदहोल्डिंग स्टेटमेंट हम सबमिट कर रहे हैं वो ड्यूरेशन मैंने जहाँ पे सेलेक्ट किया है, एंटर किया है, यकम अक्टूबर 2024 और जो है ना 31 दिसंबर 2024, ओके। ये मैंने गलत तो नहीं किया, बल्कि अक्टूबर कर दिया, ये मैंने दिसंबर करना है, 31 दिसंबर 2024। अगेन इसको चेक करें, यकम अक्टूबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद आपने क्या करना है, जो सर्च का ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एफबीआर के रिकॉर्ड में जो विद होल्डिंग्स हैं वो हमें एक ही विद होल्डिंग शो हो रही है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ओके। और जो इसकी जो पेमेंट है हमने इसकी पेमेंट कब की है, 30 दिसंबर 2024 को की है, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विद होल्डिंग एजेंट, ये जो जिसका मैं जिसकी रिटर्न में सबमिट कर रहा हूँ, ये विद होल्डिंग एजेंट है, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट डेट भी यहाँ पे लिखा हुआ है 31 दिसंबर 2024, और जो विद होल्डिंग इसने की है जिसकी भी वो 578 रुपए इसने विद होल्ड किए, और किस चीज के मद में की, जो ओवरऑल पेमेंट थी जो वो है 10,500, और 10,500 में इसने 578 रुपए जो है ना विद होल्ड किए, जो कि तकरीबन 5.5% बनता है। तो जहाँ देख सकते हैं कि टैक्सेबल अमाउंट भी आ रहा है, पेड अमाउंट भी आ रहा है, जो कि हमने विद होल्ड किया इसने, और ये जो है ना ओवरऑल अमाउंट 10,500 आ रहा है, टैक्स ईयर 2025 है ये, और जो है ना इसने जो पेमेंट की है, जो पेमेंट आईडी है वो ये है, और जो सीपीआर नंबर है वो ये है, और इसके अलावा जो है ना जिस सेक्शन के तहत इसने जो है ना पेमेंट विदहोल्ड किया वो भी यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। पहले कोड लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है पेमेंट फॉर गुड्स अंडर सेक्शन 153(1)(a), एटीएल के लिए 5.5%, नॉन एटीएल के लिए 11%, अदर देन कंपनी। तो यहाँ पे सकते हैं कि ये 5.5% तकरीबन बनते हैं, जो कि मतलब जिसकी भी इसने विदहोल्डिंग की है, विदहोल्ड किए 578 रुपए, वो फाइलर था, मतलब वो एटीएल में था, ओके। अब ये हो सकता है कि यहाँ से आपको एक ही, अब देखे ना इसकी सिर्फ विदहोल्डिंग एक ही, और फिजिकली जो भी इसने रिकॉर्ड में दिया उसने एक ही विदहोल्डिंग का बताया, क्योंकि उसने एक ही जो है ना कोई प्रोजेक्ट लिया है, कोई छोटा मोटा कोई उसने डिलीवरी वगैरह की है, ओके। तो अगर आपकी ज्यादा जो है ना एंट्रीज हो, तो यहाँ आप देखें कि अगर पहली बात तो यह है कि ये आप अगेन मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जहाँ विदहोल्डिंग क्वार्टरली विदहोल्डिंग स्टेटमेंट में आप वो विदहोल्डिंग जो है ना रिपोर्ट करेंगे, वो जो है ना एंटर करेंगे जो आपने विदहोल्ड किए हैं। फॉर एग्जांपल आपने जिस जिसके पैसे विदहोल्ड किए सिर्फ आप वो एंटर करेंगे, आपसे पैसे किसी ने डिटेक्ट किए, विदहोल्ड किए, आपसे जो कटौती की है आप वो रिपोर्ट नहीं करेंगे, वो जिसने किया वो उसका काम है, ओके। इसलिए आपने जो जो है ना विदहोल्ड किया आपने सिर्फ वो रिपोर्ट करना है। अब बात आपका, जब आप यहाँ पेमेंट डिटेल्स में जो है ना ये ड्यूरेशन एंटर करते हैं तो आपको यहाँ काफी सारे डिटेल्स शो होते हैं, आपने जो विदहोल्ड किए वो आप लोगों को शो हो रहे होते हैं, और किसी ने आपके पेमेंट्स विदहोल्ड किए, आपसे जो विदहोल्डिंग किए वो भी शो हो रहता है। उसमें आप डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि भाई इतने सारे डिटेल्स शो हो रहे हैं, वो कौन से हैं जो आपने विदहोल्ड किए या आपसे किसी ने विदहोल्डिंग की है, वो कौन से हैं, इसमें आप डिफरेंस कैसे चेक कर सकते हो, जो कि मैं आप लोग को अभी बताऊंगा। इसके लिए मैं ना जो ड्यूरेशन है इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ओके, ताकि ज्यादा जो है ना डिटेल्स है, ताकि आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकें। यहाँ जो है ना मैं 2025 सेलेक्ट कर देता हूँ, आज मार्च है, ओके। सॉरी रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा इशू आया था, तो यहाँ जो है ना मैं ड्यूरेशन चेंज कर रहा हूँ, ओके। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने 4-5 महीने और बढ़ा दिए, जस्ट आप लोगों को बताने के लिए, ओके। अभी जो है ना मैं सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना देखें आप देख सकते हैं कि पहले एक जो है ना विदहोल्डिंग शो हो रही थी, अब 2 शो हो रहे हैं। अब बेसिकली मैंने आप लोगों को फर्क बताना है कि कैसे आपको पता चलेगा कि जो विदहोल्डिंग आपने की है वो कौन से हैं और किसी और ने आपकी की है वो कौन से हैं। तो उसके लिए जो मेन डिफरेंस है वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, आप इस चीज को अगर समझेंगे तो आपको जो है ना कभी भी इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। तो यहाँ आप देखिए हमारे पास जो है ना पेमेंट सोर्स है, ओके। इसको यार को क्लिक कर दें, पेमेंट सोर्स का ऑप्शन है हमारे पास, ओके। आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है राइट साइड पे, इससे ये जो सॉरी ये जो है ना हमारे पास, आप इससे इसको स्क्रॉल कर सकते हैं, तो लास्ट पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास पेमेंट सोर्स है। अब आप यहाँ देखें कि जो ऊपर वाली पेमेंट है उस पर क्या लिखा हुआ है, विद होल्डिंग एजेंट, ओके। और दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, विद होल्डी लिखा हुआ है। तो ये याद रखें, जो विद होल्डिंग आपने की है उसके सामने लिखा हुआ होगा विद होल्डिंग एजेंट, ओके। किसी और ने आपकी पेमेंट्स विद होल्ड किया उसके सामने लिखा होगा विद होल्डी। अब मैं जो स्टेटमेंट रिटर्न सबमिट करने जा रहा हूं, मैं सिर्फ ऊपर वाली जो विद होल्डिंग है ना, मैं सिर्फ इसको रिपोर्ट करूंगा, ओके।
जो ये है ये किसी और ने मेरी विद होल्डिंग की है, ये उसका काम है कि वो जो है ना अपनी क्वार्टरली विद होल्डिंग स्टेटमेंट में जो है ना उसको रिपोर्ट करे, विद होल्डिंग रिटर्न सबमिट करे। अब वो विद होल्डिंग रिटर्न सबमिट करे नहीं करे मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने जिस चीज की विद होल्डिंग की है मैं क्वार्टरली विद होल्डिंग स्टेटमेंट रिटर्न सबमिट करूंगा, और जो है ना जो भी एंट्रीज है वो उसको मैं एज इट इज रिपोर्ट करूंगा। ओके, तो अभी ये चीज आपको समझ आ गई है कि आप क्वार्टरली विद होल्डिंग स्टेटमेंट रिटर्न सबमिट करने से पहले कैसे चेक कर सकते हैं कि आपने कितनी विद होल्डिंग्स की हैं, और अगर वो मिक्स हो तो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपने जो विद होल्डिंग्स की हैं वो कौन से हैं, किसी और ने आपसे विद होल्ड किया है वो कौन से हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगेन मैं बताता हूँ, जिसके सामने विद होल्डिंग एजेंट लिखा हुआ होगा पेमेंट सोर्स में, वो आपने विद होल्ड किया है। अगर विद होल्ड ही लिखा हुआ होगा तो इट मीन की आपकी पेमेंट उसने विद होल्ड किया है। जिसके सामने विद होल्ड ही होगा आप उसको रिपोर्ट नहीं करेंगे। ओके, तो उसकी आप मोबाइल से तस्वीर बना लें या स्क्रीनशॉट लेके रखें, जो भी है वो इट्स अप टू यू। अब हम क्या करेंगे, अगेन जो है ना है जो ड्यूरेशन हमारा वो हम सेलेक्ट करेंगे। ओके, वो हमारे पास क्या है, ओके राइट डेट मैंने फिर से एंटर किया, सर्च पे क्लिक करता हूँ, एक ही एंट्री है। ठीक है, अब आप इसकी तस्वीर बनाएं या इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी है, ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए जो सीपीआर नंबर है वो भी आके जाके आपने एंटर करना है, और जो सेक्शन है सही सेक्शन आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आप इन चीज़ों में उसको सही तरीके से एंटर नहीं करेंगे तो फिर आप मिस्टेक करेंगे। ओके, आपके पास ये रिकॉर्ड होना लाजमी है। इस रिकॉर्ड को आप यहाँ से पिक करें तो भी आपकी मर्जी है, और जो आपने वैसे पेमेंट किया तो सीपीआर वैसे भी आपकी फाइल में होना चाहिए। मेरे पास यहाँ भी है और यहाँ भी है, इट्स अप टू यू, मैं वहां से यूज करूँ यहाँ से वो डिटेल्स वही सेम है। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो टैब है आपने इसको कर देना है क्लोज। ओके, इसको क्लोज करने के बाद अगेन जो है ना हम ड्राफ्ट में जाएंगे, जो हम काम कर रहे थे। ओके, उसको ओपन करेंगे ड्राफ्ट में। ओके, ये जो हमारे पास एडिट का ऑप्शन है, हम अगेन इसको एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ओके, तो ये आप देख सकते हैं हम कहाँ आ गए हैं, जो क्वार्टरली विदहोल्डिंग स्टेटमेंट रिटर्न हम सबमिट कर रहे थे। ओके, जो क्वार्टरली विदहोल्डिंग स्टेटमेंट रिटर्न हम सबमिट कर रहे थे वो हमारे पास आ गया। अभी हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। ओके, पहले आप देख सकते हैं कि हमारे पास काफी सारे ऑप्शन है, डेटा है, विदहोल्डिंग टैक्स है, पेमेंट है, वेरिफिकेशन है, विदहोल्डिंग समरीज है। मुझे मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। पहली बात तो यह है कि आप डेटा में सबसे पहले आएंगे, यहाँ टैक्स चार्जेबल ई पेमेंट्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे फर्दर आपको काफी सारे ऑप्शन शो होंगे। सबसे पहले आपके पास आएगा एडजस्टेबल टैक्स। एडजस्टेबल टैक्स में आपने देखना है कि आपके पास को आपने कोई विदहोल्डिंग्स की है, जैसा कि आपने कोई जो है ना सैलरी डिडक्ट किया है, सैलरी ऑफ अदर एम्प्लॉयज अंडर सेक्शन 149, तो आप यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा आपने कोई गुड्स वगैरह सप्लाई किए हैं, ओके, पेमेंट ऑफ गुड जिस भी सेक्शन के तहत आपने जो जो परसेंटेज किया है जो है ना वो आप देखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो कि सीपीआर पे आपके जो जो सेक्शन लिखे हुए हैं वही आपने ढूंढने हैं। ओके, तो अगर यहाँ पे जितने भी जो है ना सेक्शन है इनके तहत हमने कोई जो है ना विदहोल्डिंग नहीं की, ओके, हम मैंने जो विदहोल्डिंग किया मतलब इस बिजनेस ने जो विदहोल्डिंग किया वो फाइनल फिक्स्ड मिनिमम एवरेज जो हमारे पास रिड्यूस टैक्स है वो इसमें फॉल करता है। ओके, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो है ना काफी सारे अगेन आते हैं, इसमें भी काफी सारे हैं। ठीक है ना, तो जो सीपीआर पे जिस भी पेमेंट को हमने अभी ट्रैक किया था हम वो सेक्शन ढूंढेंगे। ओके, तो वो सेक्शन कौन सा है मैं यहाँ पे ढूंढता हूँ। ओके, ये पेमेंट फॉर गुड्स है, वो है हमारे पास, ये है पेमेंट फॉर गुड्स अंडर सेक्शन 153(1)(a) ATL 5.5 नॉन ATL 11% अदर देन कंपनी। ओके, तो यहाँ देखते हैं कि ये कोड भी वही लिखा हुआ है, तो इसके सामने क्या करेंगे, जो है ना जो प्लस का ऑप्शन है हम इस पर क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं कि हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ क्या होगा, यहाँ जो है ना एक टैब ओपन हो जाएगा। अब जिसकी भी मैंने विद होल्डिंग की है सीपीआर में भी मेरे पास उसका रिकॉर्ड है, और इसके अलावा जो अभी हमने रिकॉर्ड चेक किया MIS के थ्रू, जो आप लोगों को बताया है सिखाया है कि आप कैसे होल्डिंग की रिकॉर्ड को चेक कर सकते हो, वैसे भी आप वहां से भी सीपीआर नंबर कर सकते हो। ओके, तो उसका जो भी एनटीएन नंबर है, अगर तो वो कंपनी है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर में आप उसका एनटीएन नंबर लिखेंगे, और अगर तो वो पर्सन है तो आप उसका क्या करेंगे, CNIC नंबर इंटर करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसका जो CNIC नंबर है वो करूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ मोबाइल है, मोबाइल में यहाँ आप देखें कि पेमेंट जो मैंने की है, जो सीपीआर है, जो स्लिप है, वो मोबाइल पे आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ मेरे पास प्रिंट भी है और यहाँ मोबाइल पे भी मेरे पास रिकॉर्ड है, इसका जो भी CNIC नंबर है, कितनी पेमेंट थी, कितने पैसे में विदहोल्ड किए, वो सारा रिकॉर्ड आपके सीपीआर पे होता है। ओके, तो यहाँ मैं क्या करूंगा, इसका जो CNIC नंबर है वो यहाँ पे इंटर करूंगा। ओके, ओके, तो CNIC नंबर एंटर करने के बाद आपने क्या करना है, ये जो सर्च का ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक करना है।
इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसका जो भी नाम है, जो कंपनी नेम है, वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। तो क्या आप यहाँ देख सकते हैं कि मोहम्मद रफीक जो है ना उसने खुद आइडेंटिफाई कर लिया। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, जो ट्रांजेक्शन डेट है, आपने जो विद होल्डिंग की है, आपने FBR को उसकी पेमेंट कब की है, तो यहाँ पे जो है ना हम वो डेट देखेंगे कि हमने इसकी पेमेंट कब की है। ओके, हमने ये 30 दिसंबर 2024 को की है। ओके, तो यहाँ मैं 30 दिसंबर सेलेक्ट करता हूँ। ओके, ट्रांजेक्शन डेट 30 दिसंबर 2024। अगेन आप इसको देख लें, ये दिसंबर है 2024 है, और 30 दिसंबर को हमने ये पेमेंट की थी। उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि जो टैक्सेबल अमाउंट है, ओवरऑल अमाउंट कितनी थी जिसके एवज मैंने विद होल्डिंग किया, मतलब इस बिजनेस में जो ओवरऑल हमारे पास अमाउंट थी वो है 10,500। ओके, तो यहाँ मैंने 10,500 एंटर किया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि टैक्स कलेक्टेबल डिटेक्टेबल, आपने कितना जो है ना, कितनी विद होल्डिंग की है, कितने रुपए जो है ना आपने विद होल्ड किया, वो है 578 रुपीज। यहाँ पे मैंने 578 लिख दिया। ओके, यहाँ देख सकते हैं कि सीनियर नंबर एंटर किया, नेम आ गया, ये जो है ना उसने कोड जो है ना, जो भी जिस भी सेक्शन के तहत हमने विद होल्डिंग किया वो कोड ऑटोमेटिकली जो है ना उसने खुद डिटेक्ट किया है। यहाँ पे हमने टैक्सेबल अमाउंट लिखा है, जो भी टोटल इनवाइस की जो भी वैल्यू थी 10,500, और जो 578 रुपए हमने विद होल्ड किए वो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे जी, ओके के ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। ओके के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ इसके सामने जिस भी सेक्शन के तहत आपने विद होल्डिंग किया उसके सामने ये अपीयर हो जाएगा। लेकिन जहाँ देखते हैं अभी अपीयर नहीं हो रहा कुछ भी, तो यहाँ आप क्या करेंगे, आपके पास जो कैलकुलेट का ऑप्शन है, कैलकुलेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कैलकुलेट के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमने जो एंट्री की है वो यहाँ पे शो हो रहा है। 10,500 ओवरऑल टोटल वैल्यू है, और 578 रुपए जो है ना हमने विद होल्ड किया वो यहाँ पे अभी शो हो रहा है। ओके, इसके बाद आपकी जितनी भी एंट्रीज होंगी, 10 हैं, 4 हैं, 5 हैं, जितनी भी हैं, सारे आप ऐसे ही इंटर करेंगे, चाहे वो एडजस्टेबल टैक्स में आते हो, चाहे वो फिक्स्ड फाइनल में आते हो। ओके, तो वो CPR पे आपका जो सेक्शन है वो लिखा हुआ होता है। ओके, तो ऐसे जस्ट आप लोगों की फॉर्मेलिटी के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एंट्री और भी, अच्छा एक और एंट्री भी करके दिखा देता हूँ। ओके, क्योंकि इसमें आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। यहाँ जो ना रिटेल के हिसाब से मैं जो है ना यहाँ पे एक एंट्री करना चाहता हूँ। ओके, परचेज बाय रिटेल, फॉर एग्जांपल मैं समझता हूँ कि यार मैंने 1 लाख रुपए का कोई मोबाइल परचेज किया, लेकिन मैंने उसकी विद होल्डिंग की है, तो यहाँ मैं क्या करूंगा, कोई भी सीन ऐसी नंबर एंटर कर दूंगा। ओके, ओके, उसके बाद जो है ना मैं क्या करूंगा, ट्रांजैक्शन डेट फॉर एग्जांपल मैं क्या कोई भी डेट जो है ना यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। उसके बाद क्या करूंगा, जो टैक्सेबल अमाउंट है वो मैं करूंगा 1 लाख। 1 लाख मैं करूंगा, अब जिस सेक्शन के तहत मैं कर रहा हूँ इसके अकॉर्डिंगली 0.5% हम जो है ना डिटेक्ट कर सकते हैं। ये सेक्शन पे लिखा भी हुआ है, ये मैं आप लोगों को अगेन दिखा भी देता हूँ। ओके, ये आपने कैसे आपको पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है, ये मैं आप लोगों को अगेन बताता चलूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो है ना कहाँ है, इसको फाइंड करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, ये जो है ना, अच्छा जी जी है, यहाँ पे कि परचेज बाय रिटेलर अंडर सेक्शन 236H अदर्स ATL, अगर वो एक्टिव टैक्स पेयर में है, एक्टिव मतलब एक्टिव है, फाइलर है, तो फिर 0.5% आप जो है ना विद होल्ड करेंगे। अगर वो नॉन फाइलर है तो 2.5% करेंगे। हम फर्ज कर लेते हैं कि हमने जिसकी डिटेक्शन की है वो जो है ना फाइलर है। ओके, तो उसकी एंट्री करने, सॉरी रिकॉर्डिंग में हुआ था, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके सामने जो है ना जो प्लस का ऑप्शन है आप इस पे क्लिक करेंगे। ओके, तो हम यहाँ जो है ना लेट कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि हमने जिसकी विद होल्डिंग की है। अच्छा जी, हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो है ना सीनियर नंबर एंटर करेंगे उसका, जिसकी भी हमने विद होल्डिंग की है, अगर वो कंपनी है तो फिर उसका एनटीएन नंबर एंटर करेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ जो सर्च का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो नेम में आपको उसका नाम नजर आएगा। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, जो टैक्सेबल अमाउंट है, जो टोटल बिल है, वो फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि 1 लाख है, तो 0.5% कितना बचता है, 500 बनते हैं, तो यहाँ पे हम 500 एंटर करते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ओके, वो क्या करें कि प्लीज प्रोवाइड ट्रांजैक्शन डेट, जहां से मैंने ट्रांजैक्शन डेट नहीं एंटर की, जो कि हमें करना चाहिए क्योंकि कब ट्रांजैक्शन किया है, तो हम कहते हैं कि यार हमने ये 14 दिसंबर को किया। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ओके के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे जो विद होल्डिंग आपने की है वो जो है ना यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ओके, तो जिस भी सेक्शन के तहत आपने किया उसके सामने आपको शो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सकते हैं कि अभी हमें शो नहीं हो रहा, क्यों शो नहीं हो रहा, क्योंकि हमने कैलकुलेट पे क्लिक नहीं किया। कैलकुलेट पे हम क्लिक करेंगे, कैलकुलेट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ओवरऑल जो टैक्सेबल अमाउंट है वो 1 लाख है, और जो विद होल्डिंग हमने की है, हमने कहा कि हमने 500 की है।
ओके, तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से आपकी जितनी भी विद होल्डिंग्स में आपने जिस भी सेक्शन के तहत विद होल्डिंग्स किया वो सारे आपने एंटर करना है, चाहे वो एडजस्टेबल टैक्स में है चाहे वो फाइनल फिक्स्ड में है। ओके, तो हमने एग्जांपल के लिए एक जो है ना यहाँ पे एडजस्टेबल टैक्स में इंटर किया और एक यहाँ पे किया। उसके बाद आपने क्या करना है, हमारे पास एक ऑप्शन है कंप्यूटेशन का, तो हम कंप्यूटेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कंप्यूटेशन वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, विद होल्डिंग टैक्स। वो कह रहे हैं कि ओवरऑल जो आपने विद होल्डिंग की है वो 1078 रुपए की है। देखिए, एक हमने जो एंट्री की है वो 578 रुपए की है और एक हमने की है 500 रुपए की। 578 जमा 500 तो 1078। तो जितने भी विद होल्डिंग आपने किया वहां आपको ओवरऑल अमाउंट नजर आएगा कि आपने टोटल कितने जो है विद होल्डिंग किए। उसके बाद आपने क्या करना है, जो विद होल्डिंग टैक्स है आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जितने भी विद होल्डिंग्स हैं उनके आपको डिटेल यहाँ पे शो हो रहे होंगे। ओके, तो मोहम्मद रफीक, मोहम्मद कलीम, ओके, ट्रांजैक्शन डेट, कोड और कौन कौन से सेक्शन के साथ आपने जो है विद होल्डिंग्स किए वो आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। ओके, तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद जो है आप यहाँ देख सकते हैं कि अमाउंट जो टोटल टैक्सेबल अमाउंट है वो कितना है, कितना कितने पैसे आपने डिटेक्ट किए, कितना परसेंटेज था। देखिए, इसके सामने 578 लिखा है और इसके सामने 500 लिखा हुआ है और रिमार्क्स में वेरिएंट लिखा आ रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, जो पेमेंट का ऑप्शन है पेमेंट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। ओके, पेमेंट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ प्लस सॉरी पेमेंट वाले ऑप्शन को भी आप छोड़े, हम और भी चीजें आपको समझानी। उसके बाद हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन में तो हम कोड इंटर करेंगे, फिर उसके बाद हमें विद होल्डिंग समरी में जाना है, जो मेन चीज मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। विद होल्डिंग समरी पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ देख सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि मैनुअल, वो कह रहे हैं कि ओवरऑल जितनी भी आपने इंट्रीज की है वो मैनुअली की है। टोटल जो है ना कितने इंट्रीज आपने की है, 2 की है टोटल, ये है ये देख सकते हैं मैनुअल की है और वो कह रहे हैं कि 2 की है। और इसके अलावा टोटल जो है ना टैक्सेबल अमाउंट आपका जो बनता है, टोटल टैक्सेबल अमाउंट 1 लाख हमने एक एंट्री किया और दूसरा जो है ना 10,500 किया, जो कि टोटल हमारे पास 1,10,500 बन रहा है। जो टैक्सेबल अमाउंट है वो 1,078 रुपए बन रहा है। ओके, तो इस पे आप क्लिक करेंगे फर्दर तो आपको फर्दर इसके डिटेल्स होंगे, कौन कौन से डिटेल्स कौन कौन से सेक्शन के तहत आपने किए। ओके, तो इस तरीके से आप जितनी भी वो करेंगे तो आपको विद होल्डिंग समरी में शो होंगे कि आपने ऑटो कितने किए, मैनुअल कितने किए और बाई जो है ना एक्सेल के फाइल के थ्रू आपने कितने किए। क्योंकि थोड़े से जो एंट्रीज होते हैं वो हम मैनुअली करते हैं, अगर ज्यादा हम वो हम एक्सेल के थ्रू करते हैं। एक्सेल के थ्रू ज्यादा एंट्रीज की सूरत में आप एंट्रीज कैसे कर सकते हैं इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो आप इसमें ये सारी चीजें बताने का मकसद आपको सिर्फ और सिर्फ ये था कि आपको सारी चीजें समझ लेंगे। अब देखना, एक एंट्री हमने इजाफी किया उसको हमने डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए आप लोगों को मैं बताता चलूं कि अगर आप बैक डेटा में जाएं जहां से आपने जिस भी सेक्शन के तहत एंट्री किया है, अगर आप वहां से डिलीट करना चाहे, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यार ये मैंने जो एंट्री किया 1 लाख की, जस्ट हमने आपको दिखाने के लिए कि अगर मैं यहाँ पे डिलीट करना चाहूंगा तो डिलीट का ऑप्शन नहीं है। ओके, तो जो भी एंट्री आपको गलती से करें या उसको ठीक करना चाहें, वैसे आप उसको खत्म करना चाहते हैं तो आपने उसमें उसमें क्या करना है, क्या कहते हैं, जो विदहोल्डिंग टैक्स है हमारे पास जो है ना, आप इस पे जाएंगे। इसमें जाने के बाद जहां आप देख सकते हैं कि जो भी एंट्री आपने गलत किया उसको एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसमें एडिट कर सकते हैं। जो भी सेक्शन आपने गलत इंटर किया है तो आप जो है ना डिलीट कर सकते हैं इसको। और सेक्शन सही इंटर किया आपने, टैक्सेबल अमाउंट या जितनी विदहोल्डिंग की है उसमें कोई गलती की है तो यहाँ एडिट पे क्लिक करके आप उसको एडिट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ मैं कहता हूँ कि यार मैंने जो एक एंट्री किया है वो जस्ट इजाफी किया है, जो मोहम्मद कलीम का है मैं इसको जो है यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, तो मैं कर देता हूँ यस। तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। तो मैं विदहोल्डिंग समरी में अगेन जाऊंगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले मेरे पास मैनुअल में 2 एंट्री शो हो रही थी, अब वो कह रहे हैं कि एक ही एंट्री है जो कि 572 रुपीज है। ओके, अगेन आप क्या करेंगे, फाइनल करने के बाद जितनी भी चीजें आपने इंटर करनी है वो सारी इंटर करने के बाद हर एक टैब में जाके आप 1 बाई 1 जो है ना कैलकुलेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ओके, कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे। ओके, सारी चीजों को आपने देख लेना है कि इनमें कोई मिस्टेक वगैरह नहीं है। विदहोल्डिंग्स में हम अगेन जाएंगे, फिर हम कैलकुलेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ओके, उसके बाद जो है ना लास्ट में अब हमने क्या करना है, सॉरी विदहोल्डिंग समरी में भी हम जाएंगे, यहाँ पे भी जो है ना कैलकुलेट का ऑप्शन नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, लास्ट में आपने पेमेंट वाले ऑप्शन में आना है। पेमेंट के ऑप्शन में आने के बाद यहाँ के पास प्लस का ऑप्शन है, ऐड वर्क फ्लो रिटर्न पेमेंट्स, आपने इस पे क्लिक करना। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे जो भी ड्यूरेशन आपने सेलेक्ट की है, जिस भी क्वार्टर की आप विदहोल्डिंग रिटर्न सबमिट कर रहे हैं, उसमें जितनी भी विदहोल्डिंग्स आपने की है उसके सीपीआर या जो डिटेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे शो होंगे। वो जितने भी आप उनको 1 बाई 1 सेलेक्ट करेंगे, हमारे पास सिर्फ एक ही है, हमने उसको सेलेक्ट कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि जो एंट्री है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सेव करना है। सेव करने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना, उसके बाद आपने क्या करना है, जो सबमिट का ऑप्शन है सबमिट के ऑप्शन पे हमने क्लिक करना है। ओके, अच्छा जी, इसको सबमिट करने से पहले ना सबसे पहले हमें क्या करना है, जो वेरिफिकेशन का ऑप्शन है इस पे हमने आना है
यहाँ पे आपको अपना नाम या कंपनी का नाम नजर आएगा, CNC नंबर या एनटीएन नंबर नजर आएगा। यहाँ पे आपने 4 डिजिट का पिन एंटर करना है, उसके बाद क्या करना है, वेरीफाई पे। तो आप देख सकते हैं कोड वेरीफाइड सक्सेसफुली। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको अगेन सेव करेंगे और जो है ना इसको आप देखना चाहें तो आप कंप्लीट डेटा को ट्रैक करके इसको देख भी सकते हैं, क्योंकि जो आपने एंट्रीज की हैं वो सही हैं गलत हैं जो भी है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो सबमिट का ऑप्शन है आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो मैं आपके सामने इस सबमिट पे क्लिक करता हूँ। ओके, यस, वो कह रहे हैं कि डू यू वांट टू सबमिट, तो मैं कहता हूँ यस। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है सबमिट हो गई है। तो इस तरीके से आप जो है ना क्वार्टरली विथहोल्डिंग स्टेटमेंट सबमिट कर सकते हैं। तो हो सकता है अभी आउट बॉक्स में हो, नहीं आउट बॉक्स में नहीं है अभी, ये कम्प्लीटेड टास्क में क्या होगा मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ओके, ये तो अभी आप देख सकते हैं कि विथहोल्डिंग में हमारे पास जो है ना 2 विथहोल्डिंग स्टेटमेंट जो हमने सबमिट किए हैं वो शो हो रही हैं। आज जो हमने विथहोल्डिंग स्टेटमेंट सबमिट किया वो भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जो कि ये है। यकम अक्टूबर 2024 से 30 दिसंबर 2024 की जो रिटर्न है हमने आज सबमिट की है, और यकम जुलाई 2024 से 30 के अंदर की हमने पहले की थी। अगर आपको याद है पिछली वीडियो में हमने इसको देखा था। तो ये जो है हमने नेल विथहोल्डिंग रिटर्न सबमिट की थी, और ये जो है इसमें हमने एक एंट्री की है। अब मैक्सिमम मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं, और होपफुली जो विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स हैं, क्वार्टरली विद होल्डिंग स्टेटमेंट, इसको मैं अच्छे से क्लियर करूंगा। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी इस वाले से तो वो देखें। इसके अलावा आप लोगों का FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, SECB, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, पेपरा, ई-पैड के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हो। ये दीजिए इजाजत, नेक्स्ट में इंशाल्लाह ताला अच्छी अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।